बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो इंतहाई अहम है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बशारुल असद ने अपने आखिरी घंटे कैसे गुजारे, किस तरीके से दोहा कतर के अंदर मुज़ाकरात हो रहे थे पॉलिटिकल असाइलम देने के लिए, किस तरह रूस ने बशारुल असद को फ़ौज तोड़ने के लिए प्रेशराइज़ किया, वो कौन से मुतालबात थे जो बशारुल असद रूस से कह रहा था और जिसको रूस ने मानने से इनकार कर दिया। ईरानियों ने किस वक्त किस लम्हे पे साथ छोड़ा, रूस ने किस लम्हे साथ छोड़ा, जब सब कुछ तय हो चुका था तो किस तरीके से बशारुल असद ने अपनी आखिरी अलविदाई तकरीर करने से इनकार किया, एयरपोर्ट के ऊपर क्या सूरत हाल थी, किस तरह बशारुल असद आला अफसरान और टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स को तनहा छोड़ के चला गया और उसके बाद वो तमाम मिलिट्री ऑफिशियल्स कहां कहां किस तरीके से भागे, इसराइल को किस तरीके से इजाजत दी गई कि वो तमाम मिलिट्री एसेट्स तबाह कर दे, रूस उसके अंदर शामिल है। इसके अलावा वो जहाज जो दमिश्क से लेकर उड़ा बशारुल असद को, किन रस्तों से और किस तरीके से कौन उसको लेकर गया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि फ़लस्तीन की जो जंग है उसने ईरान की प्रॉक्सीज को बहुत कमज़ोर कर दिया। लिबनान में हिजबुल्लाह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, ईरान अलग से अपनी मुश्किलात में फंसा हुआ था जिसकी वजह से शाम पर तवज्जो ना दी जा सकी। ईरान के ज़िम्मे हलब यानी अलेप्पो का शहर था और वो एक तरह से वहां पे एक हिसार था क्योंकि उस रास्ते से ही बागियों ने दमिश्क की तरफ आना था, जबकि रास्ते में हुमा शहर जो है वो रूस के हवाले किया गया था और वहां पे सारी की सारी जंग रूस ने लड़नी थी। अब हमने ये देखा कि जब अलेप्पो की जंग हार गए और ईरानी वहां से, उसके बाद ईरानियों ने वहां पे साथ छोड़ दिया अलेप्पो यानी हलब के बाद, वो उसके बाद दोबारा जंग के अंदर शामिल नहीं हुए। कुछ एडवाइजर्स और इस तरह के लोग वहां पे मौजूद जरूर थे। जब बागी आगे आए हैं और वो हम्स और हमा के मकाम पे रशियंस को शिकस्त देते हैं तो उसके बाद रूस ने भी बशारुल असद का साथ छोड़ दिया और वो किसी भी किस्म की मदद फराहम करने के लिए तैयार नहीं था। सूरत हाल ये थी कि बागी दमिश्क के दरवाजे पर पहुंचे हुए थे और बशारुल असद कभी ईरान से मदद मांग रहा था और कभी रूस से मदद मांग रहा था। वहां के मुकामी लोग उनको वेलकम कर रहे थे, मुकम्मल तौर पे मुहासरा हो चुका था और उस वक्त एग्जिट स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना शुरू किया गया। अच्छा, हफ्ते की रात को 8 बजे कतर दोहा के अंदर तुर्की, ईरान और रूस एग्जिट स्ट्रेटेजी बना रहे थे कि किस तरीके से बशारुल असद को सेफ एग्जिट दिया जाए और इसके ऊपर मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर गौर किया जा रहा था और साथ में ही ट्रांजिशनल गवर्नमेंट के ऊपर भी बात की जा रही थी कि इसके बाद मुल्क को कैसे चलाया जाएगा। जब ये सारे के सारे मामलात तय हो गए तो रात 12 बजे इतवार की रात यानी 7 तारीख खत्म होते ही 1 मिनट ऊपर 12 बजे के करीब जो मिलिट्री साइट्स हैं उन्हें एक रेडियो के ऊपर मैसेज मिलता है कि शाम की फौज को तोड़ दिया गया है। फौज का यूनिफॉर्म उतारे, स्याह यूनिफॉर्म यानी सादा यूनिफॉर्म पहने और फौजी तंसीबात और मोर्चों को छोड़ दें और अपने अपने घरों को चले जाएं। यह वो पैगाम था जो कि बशारुल असद ने एज ए चीफ ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस जारी किया। यह आखिरी पैगाम था। उसके बाद मिलिट्री यानी फौज टूट गई और उनका ना ही कोई निजाम था और ना ही कोई उनको कमांड देने वाला था। जैसे ही ये चीजें मिलती हैं तो उसके बाद रशिया ने दोहा के अंदर ये फैसला कर लिया था कि वो बशारुल असद को पॉलिटिकल असाइलम देंगे, लेकिन बशारुल असद बज़िद थे और वो रूस से बार बार ये कह रहे थे कि उन्हें जो 2 फौजी अड्डे 49 साल के लिए, एक फिजाई और एक बहरी अड्डा दिया गया है, वहां पे जाकर मैं साहिली शाम के साहिली इलाकों पर हुकूमत कायम करना चाहता हूं। लेकिन रूस ये समझता था कि अगर ये कर दिया गया तो ये वो गेम बन जाएगी कि सीरिया के टुकड़े कर दिए गए हैं और वो किसी भी सूरत ये नहीं चाहते थे कि वो दमिश्क से बाहर
किसी भी हुकूमत को सपोर्ट करें, जिसको रूस ने बड़ी सख्ती के साथ रिफ्यूज कर दिया। यहां मैं आपको बता दूं कि तरतूस की बंदरगाह और हमीम का फजाई अड्डा जो लताकिया में है, ये दोनों रूस के पास थे और बशारुल असद ये चाहते थे कि रूस की मिलिट्री को यूज करके साइली पट्टियों पर जाने के बाद फिर रीइंफोर्समेंट के साथ हमला किया जाए और दमिश्क को वापस लिया जाए, जिसको उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। रूस और ईरान ने हाथ खड़े कर दिए तो बशारुल असद को कहा गया कि जनाब आप इस्तीफा दे दें और उसके बाद आप एक अपना अलविदाई पैगाम रिकॉर्ड करवा दें। जो उन्होंने रिकॉर्ड करवाने से साफ इनकार कर दिया। वो उन्होंने कहा कि मैं इस तरह सरेंडर नहीं करूंगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जैसे ही फौज को अंडर प्रेशर तोड़ने का ऐलान किया गया तो जो फौजी रूस के करीब थे इंडिविजुअल्स, उनको रूस ने हमीम एयरबेस के ऊपर अपनी पनाह दे दी। लेकिन जो बकाया फौजी थे 2000 जख्मी फौजी इराक भाग गए। इसके बाद जो बाकी बचे थे वो सारे अपने आबाई गांव में पहुंच गए और जनरल मैर अल असद जो के भाई थे अपने बशारुल असद के, वो भी मुल्क से फरार हो गए और भागने में वो कामयाब हो गए। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि रात के वक्त ये सारे मुज़ाकरात हो रहे थे, लेकिन उससे पहले दोपहर को मिलिट्री की एक बहुत बड़ी तादाद भाग चुकी थी और वो अपने आबाई गांवों में चली गई थी और टॉप मिलिट्री कमांडर जो हैं वो दमिश्क छोड़ चुके थे। उसके बाद ये सारी सूरत हुई थी कि बशारुल असद बिल्कुल खाली हाथ हो गए थे। अच्छा, ये सारे का सारा मामला हो जाता है। अब जो दोहा के अंदर ये चीज भी इसराइल के साथ डिसाइड की गई। आपको पता है कि दोहा के अंदर फलस्तीन और इसराइल के मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, हमास के साथ और दीगर भी हो रहे हैं। तो दोहा एक तरह से इंटरनेशनल निगोशिएशंस का एक स्टेशन बना हुआ है और यहां पे हमने देखा था कि तालिबान ने भी जब मुज़ाकरात किए थे अमेरिका के साथ एग्जिट स्ट्रेटेजी के ऊपर, तो ये सब कुछ वहीं दोहा के अंदर ही हुआ था। अब रूस ने रजामंदी दी अपनी कि इसराइल जो है वो मिलिट्री एसेट्स को, जो असद रजीम के जितने भी मिलिट्री एसेट्स हैं वो तबाह कर सकता है और ये सारी की सारी चीजें डिसाइड हुई। यही वजह है कि जो 49 साल के लिए अड्डे दिए गए थे तरतूस की बंदरगाह के ऊपर और समीम के फजाई अड्डे, उनको भी इसराइल ने तबाह कर दिया। अब अगला लम्हा शुरू होता है जब बशारुल असद का त्यारा वहां से प्रवास करता है तो उस वक्त उन्होंने किसी भी टॉप मिलिट्री कमांडर को अकोमोडेट करने से इनकार कर दिया। उन्होंने जितने भी आला अफसरान थे उनको अपने साथ जहाज में ले जाने से इनकार कर दिया। पता नहीं रशिया ने उनको कहा था कि आप अकेले आ जाएं, आपकी फैमिली आ जाए, इसके अलावा किसी और को अकोमोडेट नहीं करेंगे, या वो ये सोच रहे थे कि किसी एक बंदे को अकोमोडेट करेंगे तो यहां तो फिर हजारों की तादाद में है, किस को अकोमोडेट करेंगे। लेकिन सबसे जो चीज है वो ये है कि जैसे ही बशारुल असद वहां से प्रवास करते हैं तो आर्मी की जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि बशारुल असद को सिक्योरिटी फराहम कर रही थी, उन्होंने सब वो वहां से फौरी तौर पे वहां से निकल गए। अच्छा, अब जहाज अतवार की सुबह को सेरीन एयरलाइन का जहाज जो है 3:59 पे IL-76, इसको मैं बड़ा आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से इसको फ्लाइट रडार 24 के ऊपर सारी इसकी इंफॉर्मेशन ली है और ये कितने पुरअसरार तरीके से फ्लाई करता है। दरअसल बशारुल असद को मुल्क से निकालने की जिम्मेदारी रूस ने ली थी कि वो बाहिफाजत जितना भी मुमकिन हो सके वो बाहिफाजत तरीके से बशारुल असद को यहां से निकाल के रूस लेके जाएंगे और उनको पॉलिटिकल असाइलम देंगे। अच्छा, 3:59 पे कोई उसका प्लान नहीं था कि उस फ्लाइट ने कहां जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है। ये नामालूम जगह के लिए यहां से फ्लाई करती है दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। अच्छा, यहां से जब वो फ्लाई करती है तो पहले वो दमिश्क से मशरिक की तरफ चलती है, यानी इराक की तरफ जाती है और इराक आधे रास्ते में जाते ही हम्स शहर के थोड़ा सा पहले ही वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लेती है और वो हम्स शहर के ऊपर जब वो मूव करता है वहां से जहाज, तो उसकी जो हाइट थी वो 23,000 फुट थी। लेकिन जब वो हम शहर के ऊपर तकरीबन 15 से 20 मील आगे हम शहर के आगे पहुंचता है तो उस वक्त उसकी बुलंदी 1625 फुट हो चुकी होती है। यहां हम ये देख रहे हैं कि उसके बाद उसका ट्रांसपोंडर
بند ہو جاتا ہے اور وہ اس کا ریکارڈ جو ہے ڈیٹا کے اندر، فلائٹ 24 ڈیٹا کے اندر غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا بھی ایک حل ہے، اس کے بعد اس کا سیٹلائٹ امیج لیا گیا لتاکیا کا، اور پتا چلا کہ وہ جہاز وہیں پہ رشیا کے ایئر بیس پر موجود ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اگلے دن IL-76MD فلائٹ جو ہے وہ لتاکیا سے ماسکو کے لیے فلائی کرتی ہے، اور وہ وہاں پہ بشار الاسد کو ماسکو لے جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم ایک بیان سامنے آتا ہے رشیا کے ڈپٹی فارن منسٹر کا کہ وہ وہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور پلان بھی دیا گیا ہے، پلان بی۔ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک فلائٹ گئی ہے ابو دھابی سے C5 اسکائی امپیریل لیگیسی 600، 7 دسمبر کی شام کو 5:17 پہ یہ واپس آتی ہے۔ پہلے شام گئی اور پھر یہ واپس آئی، اور اس نے وہاں پہ البتین ایگزیکٹو ایئرپورٹ جو ہے ابو دھابی پہ، وہاں اس نے وہاں لینڈ کیا، اور اگلے دن دوپہر کو رشین رجسٹرڈ گلف سٹریم 450 وہاں پہ ایئرپورٹ پہ آتا ہے، اور وہ تقریباً وہاں سے ڈپارٹ کرتا ہے ماسکو کے لیے، اور وہ 8 دسمبر کو 5 بجے UTC ٹائم زون جو ہے 5 بجے وہ وہاں پہ پہنچتا ہے ماسکو کے اندر۔ لیکن جو اس وقت جو بھی انفارمیشن ہے جو ویریفائی ہوتی ہے تمام ڈیٹا کے ساتھ، ڈاٹس ملانے کے ساتھ، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رشینز نے بشار الاسد کو نکالنے کی ذمہ داری لی تھی، اور وہی اس کو باحفاظت طریقے سے وہاں سے نکال کر لے گئے۔ انہوں نے اس وجہ سے بیان بھی دیا کہ جتنا بھی پاسبل سیف طریقہ کار ہو سکتا تھا ہم نے بشار الاسد کو وہاں سے نکالنے کے لیے استعمال کیا۔ اس ویڈیو کے اوپر ہم نے ڈاٹس ملانے کے لیے، تمام انفارمیشن کو گیدر کرنے کے لیے، اور اس کا ایک سیکوینس بنانے کے لیے بہت ریسرچ کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے اس کو شیئر ضرور کرنا ہے، کمنٹ ضرور دینے ہیں، اور آپ نے اس کے اوپر ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو شام کے حوالے سے اور کس قسم کی انفارمیشن چاہیے جو کہ انویسٹیگیٹو ریسرچ کے زمرے میں آتی ہے۔ ابھی تک اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔